Hello guys and welcome to the channel Accounting Knack. In this session we are continuing with the chapter Holding Company. Previous sessions we covered various kind of adjustments, but in this session we are going to be covering the adjustments related to dividend and revaluation of assets. The sum we are going to be solving today is a quite complicated sum, so I would request you to watch this video attentively and also take down the question or take a screenshot and also note down the solution along with me, and please watch the video till end to understand the sum thoroughly. Thank you. Okay, now this is the illustration that we are going to be solving today. So let's just go through the entire question before going on the solution. Okay, so following is the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as on 31 December 2010. लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है और एसेट साइड दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है और यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व ऑन जनवरी 1, 2003। तो अंडरलाइन द डेट जनवरी 1, 2003। तो इसके थ्रू ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है? तो सबसे पहले तो आप देखो कि ऊपर बैलेंस शीट की कौन सी डेट दी हुई है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बैलेंस शीट जो दी हुई है हमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की, वो 31 दिसंबर 2010 की है। और ये जो जनरल रिजर्व हम लोगों को बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 1 जनवरी 2003 से मेंटेन किया हुआ है ये अमाउंट। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करते हैं ना कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन और कैपिटल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये डेट देके हमें ये बताना चाहा है कि एस लिमिटेड का ये जो 60,000 है वो बिफोर एक्विजिशन है, मतलब द एंटायर अमाउंट इज बिफोर एक्विजिशन, सो द एंटायर अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट. So this is what the sum is trying to tell us with the help of this date. So इस डेट को अंडरलाइन करो और 60,000 को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिख दो कैपिटल प्रॉफिट. Then next, profit and loss account, bills payable, creditors. Okay. Then asset side में we have goodwill, land and building, plant and machinery, stock, debtors और 1,500 shares in S Limited at cost और cash at bank. Okay. Then यहाँ पर दिया हुआ है profit and loss account of S Limited showed a balance of rupees 50,000 on 1st January 2010. यहाँ पर इन लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था वो 50,000 था, यानी कि इस 90,000 में से जो 50,000 है वो तो 1 जनवरी 2010 का था। तो ये जो है ये हम लोगों को रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट्स वाले एडजस्टमेंट के टाइम पे काम में आएगा ये सेंटेंस। तो इसको कैसे कंसिडर करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. A dividend of 15% was paid in October 2010 for the year of 2009. So 2009 का जो डिविडेंड है वो 15% पे किया है. अच्छा, अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि एच लिमिटेड ने पे किया है या एस लिमिटेड ने पे किया? तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें डिविडेंड यूजुअली सब्सिडरी कंपनी के पे करने के रिलेटेड ही एडजस्टमेंट होता है. होल्डिंग कंपनी जो भी डिविडेंड पे करती है उससे रिलेटेड इतना कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो खुद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रही है. तो अगर उसने कोई डिविडेंड पे किया है तो दैट इज नॉट द इशू, बट सब्सिडरी कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड पे किया है सो दैट इज द प्रॉब्लम कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कोई भी रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग रिटर्न नहीं कंसिडर करते, उसको हम हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस कर देते हैं. अभी सपोज यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दिया गया है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में मिल जाता है 99.99%,
1% कभी ऐसा होता है कि बैलेंस शीट की जगह कुछ और दिया होता है, मतलब अगर बैलेंस शीट में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया होगा तो भी ऐसा लिख के आया होगा कि इन्वेस्टमेंट लिख के आया होगा और पूरा का पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया। तो वो सब तो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है और वो 99% वैसे टाइप का सम आएगा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1500 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट ₹2,40,000. So this 2,40,000 is our cost of investment, as I have explained this to you in all my previous sessions. ओके तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द डिविडेंड 15% वॉज पेड इन अक्टूबर 2010 फॉर द ईयर 2009. तो ये जो डिविडेंड होता है ये हम लोग कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं. जो भी हमारा डिविडेंड का मतलब अभी 15% जो डिविडेंड पे करेगा सब्सिडरी कंपनी, तो उसमें से माइनॉरिटी का भी शेयर होगा और होल्डिंग कंपनी का भी शेयर होगा बराबर. क्योंकि सारे प्रॉफिट्स में से होल्डिंग का भी शेयर होता है और माइनॉरिटी का भी शेयर होता है. तो इसमें से हम लोग जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे वो अमाउंट होल्डिंग कंपनी का होगा, सारा का सारा अमाउंट माइनस नहीं करेंगे. ओके तो और दूसरी बात ये कि अब हम लोगों ने डिविडेंड पे किया होगा तो वो नेचुरली हमारे प्रॉफिट्स में से पे किया होगा बराबर. अपने घर से तो पैसा नहीं लेके आए होंगे तो इसके लिए डिविडेंड प्रॉफिट्स में से भी माइनस होगा. तो ओवरऑल इसका क्या एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग देखते हैं. देन नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस डिविडेंड वाज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड. तो अभी यहाँ पर क्या हो गया है ना कि एच लिमिटेड यानी कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसने इस डिविडेंड को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो एच लिमिटेड ने बेसिकली क्या किया है मिस्टेक, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है डिविडेंड से, जबकि वो डिविडेंड उनका प्रॉफिट नहीं है. वो तो उन्होंने कुछ 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उसमें से समझो 20 रुपया वापस मिला है, ऐसा है. तो ये हमारा प्रॉफिट नहीं है तो ये क्रेडिट कभी भी नहीं होगा, उसको हमेशा हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना होता है. तो इसके लिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है यानी कि ऐड कर दिया है. तो अभी हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे. कभी जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे एकदम लास्ट में, जब हमारे कैपिटल प्रॉफिट रिलेटेड एडजस्टमेंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रेवेन्यू प्रॉफिट सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हम एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उस टाइम पे उसको माइनस करेंगे. Okay, then next is H Limited acquired the shares of S Limited on 1st July 2010. तो इस डेट को भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और स्टार मार्क कर देंगे. तो ये डेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने के लिए तो है ही है ये डेट इम्पोर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोगों के इस समय रीवैल्यूएशन का पार्ट है और रिवैल्यूएशन में डिप्रिसिएशन का भी पार्ट आने वाला है, तो जिसकी वजह से ये डेट का हम लोगों को वहाँ पे इम्पोर्टेंस है. ओके देन नेक्स्ट बोला गया है द बिल्स पेएबल ऑफ एस लिमिटेड वर ऑल इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड. ओके तो यहाँ पर इन लोग क्या बोल रहे हैं कि एस लिमिटेड के जो 40,000 के बिल्स पेएबल है वो सारे के सारे उन्होंने एच लिमिटेड के फेवर में ही इशू हुए, मतलब ये जो 40,000 है बिल्स पेएबल का वो एच लिमिटेड को ही पे करने का है. तो अभी आप लोग बोलोगे कि ये म्यूचुअल डेप्थ का एडजस्टमेंट है, ठीक है, पर लेकिन अगर वो म्यूचुअल डेप्थ का एडजस्टमेंट है तो एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल का एसेट क्यों नहीं है एच लिमिटेड के पास 40,000 का. ध्यान से देखो एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं 40,000 के, जबकि यहाँ पर बिल्स पेएबल है 40,000 और इनका कहना है कि ये सारे एच लिमिटेड को के फेवर में ही इशू किए गए हैं. तो ऐसा क्यों है, तो उसके आगे वाली लाइन पढ़ते हैं. विच कंपनी एच लिमिटेड विच कंपनी गॉट द बिल्स डिस्काउंटेड. तो
क्या बोल रहे हैं इन लोग, समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने इस बिल को डिस्काउंट कर दिया। तो बिल किसके साथ डिस्काउंट करती है कंपनी? बैंक के साथ। तो ये वाले जो बिल है ये कंपनी ने बैंक एच लिमिटेड ने बैंक के साथ डिस्काउंट कर दिया। तो अब बिल्स किसके पास है? बैंक के पास है। इसके लिए एच लिमिटेड ने अपने एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने उस बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करके बैंक से पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं। और जो एस लिमिटेड है उससे अभी उसको कुछ लेना देना नहीं है। एस लिमिटेड को अभी जो भी पे करना है वो बैंक को पे करना है। तो इसी रीज़न से ये हमारा म्यूचुअल डेप्थ का एडजस्टमेंट नहीं हो गया, क्योंकि वो इशू तो हुए थे एच लिमिटेड के फेवर में, बट एच लिमिटेड ने उसको डिस्काउंट कर दिया है। तो अब वो बिल्स बैंक के पास है। तो एच लिमिटेड को जो पेमेंट करना है वो भी बैंक को करना है। और इसीलिए ये जो अमाउंट है ये हमारा म्यूचुअल डेप्थ नहीं हुआ, क्योंकि एस लिमिटेड को बैंक को पे करना, दैट इज़ थर्ड पार्टी। सो ये लायबिलिटी हम एज इट इज़ शोकेस करेंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त। कोई म्यूचुअल डेप्थ का एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी गई है डिस्काउंट की। ओके, देन नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड टू एच लिमिटेड। तो यहाँ ये हम लोगों का रियल में म्यूचुअल डेप्थ हो गया कि क्रेडिटर्स में जो 20,000 है वो तो एच लिमिटेड के। तो अभी ये म्यूचुअल डेप्थ का एडजस्टमेंट हो गया, जिसको हम क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों में से 20,000 माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड आर द गुड्स ऑफ वैल्यू ₹6,000 विच आर सप्लाइड बाय एच लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। ये जो 1/3 होता है वो 0.33 होता है, 33% ऑन कॉस्ट। तो ये पिछले सेशन के जैसा एडजस्टमेंट है। पिछले सेशन में जो मैंने एग्जांपल दिया था कि पापा अगर अपने बेटे को गुड्स बेचेगा तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेगा, उससे प्रॉफिट नहीं कमाएगा, क्योंकि वो उसका अपना है तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो यहाँ पर भी एच लिमिटेड के एस लिमिटेड सगा रिश्तेदार है, तो वो उससे प्रॉफिट क्यों कमाना चाहेगा? तो ये जो 33.33% का जो प्रॉफिट है वो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो इसके लिए तो इसका हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे। पिछले सेशन में हमने सीखा था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग माइनस करते हैं स्टॉक में से, क्योंकि स्टॉक में हम लोगों ने स्टॉक में एस लिमिटेड ने जब अपना स्टॉक दिखाया होगा वो उस स्टॉक में उसने एस लिमिटेड ने सेलिंग प्राइस मतलब अपना कॉस्ट प्राइस लिखा होगा जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जबकि उतना उसको अभी पे नहीं करने का। तो इसके लिए वो हम लोग स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और दूसरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर देंगे, बिकॉज एच लिमिटेड ने उसका प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा, पर लेकिन अब वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक माइनस फ्रॉम स्टॉक और दूसरा माइनस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कब माइनस करेंगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त। ओके, then next in arriving the value of the S limited shares, the plant and machinery which then stood in the books ₹1 lakh was revalued at 1,50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो 1 लाख की थी वो रीवैल्यू होके 1,50,000 की हो गई। अच्छा, अभी हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड 90,000 दिखा रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि मशीनरी तो 1 लाख की थी। तो 10,000 किधर गया? यस, 10,000 डिप्रिसिएशन में लगा। 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन होके 90,000 ये जो हमें ऊपर बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है एस लिमिटेड का वो आया है। तो इसका मतलब एस लिमिटेड की पॉलिसी के हिसाब से वो लोग 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो रीवैल्यू होके जो 50,000 की मशीनरी एक्स्ट्रा, मतलब मशीनरी में एक्स्ट्रा 50,000 का वैल्यू ऐड हो गया है, उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगेगा। कितने परसेंट से लगेगा? तो 10% से ही लगेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कंपनी 10% चार्ज कर रही है। तो 1 लाख पे 10% लगा था तो 90,000 आ गया। 1,50,000 में से जो 50,000 नया वैल्यू ऐड हुआ है उस पे भी 10% लगेगा, तो 5,000 आ जाएगा डिप्रिसिएशन। पर हम लोगों ने शेयर्स कभी परचेज किए थे? 1 जुलाई 2010 को परचेज किए थे।
तो रीवैल्यूएशन भी उसी दिन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन अराइविंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यूएशन कब कर रहे होंगे? नेचुरली परचेज के टाइम पे। तो होल्डिंग कंपनी ने जब भी वैल्यूएशन किया तो प्लांट एंड मशीनरी का 50,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो उन्होंने वैल्यूएशन कब किया था? 1 जुलाई 2010। तो वो जो 50,000 के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लगने वाला था, उसमें से अभी वो जो 10% का जो डिप्रिसिएशन आया 5,000 का अमाउंट, उसमें से 6 मंथ्स का कितना है, खाली हम लोग उतना निकालेंगे, बिकॉज वो जो 50,000 ऐड हुआ है वो 1 जुलाई को ऐड हुआ है। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स होते हैं, तो इसके लिए डिप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का आएगा। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 हम लोग वर्किंग नोट बनाते वक्त लिखेंगे। ओके, द न्यू वैल्यू was not incorporated in the books. The changes in these assets have been made since that date. Prepare consolidated balance sheet of H Limited and S Limited. Show working in detail. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। थैंक यू। Okay, now let's look at the working note. So our first working note will be holding minority ratio as usual. तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमेशा हम लोग होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो का बनाएंगे। तो होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो के वर्किंग नोट में वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी वर्सेस व्हाट इज द शेयर ऑफ माइनॉरिटी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी हैव 1500 have invested into 1500 shares of S Limited, right? It was given in the question. So we'll write here 1500 divided by 2000. तो आ जाएगा 3/4। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो 3/4 आ जाएगा। माइनॉरिटी के आ जाएंगे रिमेनिंग शेयर्स, दैट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 2000, तो आ जाएगा 1/4। देन नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है किसका। तो शेयर कैपिटल हम लोग को एस लिमिटेड का क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 लाख रुपीज़। सो 2 लाख रुपीज़ में से होल्डिंग कंपनी के पास है 1,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज़ 1,50,000, और माइनॉरिटी के पास है 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज़ ₹50,000। देन कम टू द थर्ड वर्किंग नोट। तो थर्ड वर्किंग नोट में सबसे पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि 15% इंटरेस्ट जो है पे किया गया है। तो 15% इंटरेस्ट फॉर 2009 हम लोगों ने जो पे किया गया है वो किस पे आएगा? 2 लाख रुपीज़ पे 15%, तो 2 लाख रुपीज़ पे 15% 30,000। उसमें से होल्डिंग कंपनी का कितना है? तो होल्डिंग कंपनी का हम लोग अगर 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22,500। आई होप आप लोग नोट डाउन करते जा रहे हो, और अगर कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके फिर से सुनो तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। माइनॉरिटी का शेयर है 30,000 इंटू 1/4, जो उसका रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7,500। तो इससे हम लोगों को हमारा मिल गया डिविडेंड। डिविडेंड का हम लोगों ने सब पार्ट्स मतलब होल्डिंग और माइनॉरिटी में उसको क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज हम लोगों को आगे चल के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिविडेंड को माइनस भी करना है, और दूसरा हमें ये जो डिविडेंड है वो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में जो भी डिविडेंड है उसको डिवाइड करके फाइंड आउट किया। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट एंड मशीनरी एडेड। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि प्लांट एंड 1 लाख का जो मशीनरी था उसको रीवैल्यू करके 1,50,000 कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने मशीनरी कितने की ऐड की है? 50,000 की। तो डेप्रिसिएशन कितने पे आएगा? 50,000 पे बराबर 50,000 पे 10%। वो 10% हम लोग को कैसे पता चला? बिकॉज बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है
90,000, यानी कि एक साल में हम लोग 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा, अभी ये जो 10% डिप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया है वो कौन से डेट पे चार्ज किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने रीवैल्यूएशन किया 1 जुलाई 2010। तो ये जो 50,000 की मशीनरी है 31 दिसंबर पे उसका डिप्रिसिएशन कितने मंथ का लगा होगा? ओनली 6 मंथ्स, राइट। हम लोगों ने 12th में भी सीखा था कि कोई भी एडिशन होता है एसेट में तो उसका डिप्रिसिएशन हम लोग उतने मंथ्स का ही कैलकुलेट करते हैं जितने मंथ्स के लिए वो उस फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट था हमारे पास। तो ये आफ्टर 6 मंथ ऐड हुआ तो रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन लगेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 6/12। तो इसको अगर हम लोग इस फिगर को कैलसी पे करेंगे, दैट इज 50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 2,500 हमारा डिप्रिसिएशन। देन 5th वर्किंग नोट है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों को रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमारी कैपिटल प्रॉफिट्स में काउंट करना है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा? मशीनरी का वैल्यू 1 जनवरी को कितना था? 1,00,000 रुपीज़ था, राइट। और हम लोगों ने रीवैल्यूएशन कब किया था? 1 जुलाई 2010 को रीवैल्यूएशन किया था। तो 1 जुलाई 2010 तक 1 जनवरी से कितने मंथ्स हो जाते हैं? 6 मंथ्स हो जाते हैं। जुलाई का मंथ काउंट नहीं होगा बिकॉज जुलाई के फर्स्ट डे को तो हमने मशीनरी रीवैल्यूएट की थी। तो बिफोर रीवैल्यूएशन का पीरियड कितना है? 6 मंथ्स। तो जिस दिन हमने उस 1,00,000 की मशीनरी को रीवैल्यू किया था उस दिन हमें हमारे जो मशीनरी है उस पर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। तो 1,00,000 का 10% इंटू 6 मंथ्स करेंगे तो 5,000 डिप्रिसिएशन हो गया, राइट। तो 1,00,000 माइनस 5,000 हो गया 95,000। तो उस दिन हमारी मशीनरी की वैल्यू 1 जुलाई 2010 को हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 95,000 और रीवैल्यू किया हमने 1 जुलाई 2010 को 1,50,000 पे। तो हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ था 1 जुलाई 2010 को रीवैल्यूएशन से? तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा 1,50,000 माइनस 95,000, तो हो गया 55,000। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो ये जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट हमेशा अज्यूम करते हैं और इसको हमेशा कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में ही लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि वो जो हमने मशीनरी है वो हमने परचेज नहीं की थी, तो इसके लिए उसको रीवैल्यूएशन पे फ़िलहाल होने वाला प्रॉफिट हमारा नहीं है, वो कैपिटल प्रॉफिट है। ओके, तो अब तक समझ गया। फर्स्ट हम लोगों ने होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो फाइंड आउट किया, फिर शेयर कैपिटल में किसका कितना शेयर है, फिर हमने डिविडेंड फाइंड आउट किया कि डिविडेंड कितना पे हुआ है इस साल और होल्डिंग कंपनी के पास कितना गया और माइनॉरिटी के पास कितना गया है। देन प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो ऐड हुआ उसका, और रीवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट मिला वो हम लोगों ने अब तक देखा। तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम रेशियो। So we need to find out time ratio only when the date of acquisition is somewhere between the financial year. If the date of acquisition is somewhere between the financial year, then we have to find out time ratio. If the date of acquisition is the first day of the financial year or the last day of the financial year, then we do not need to really find out the time ratio. We just need the basic understanding of what will be the capital profit and what will be the revenue profit when the date is the first day of the date of acquisition is first day of the financial year or the last day of the financial year. Okay, and sometimes we are also given in the textbook that what if suppose if हम लोगों का फर्स्ट डे फाइनेंशियल ईयर, तो भी हम लोगों को अगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि मतलब उस दिन पे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह था, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा है पहले भी। तो यहाँ पर हम लोग अभी टाइम रेशियो इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं बिकॉज द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 जुलाई 2010, दैट इज समवेयर बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने टाइम रेशियो फाइंड आउट किया है। सो टाइम रेशियो बेसिकली क्या है? टाइम रेशियो इज़ बेसिकली फाइंडिंग आउट
that how much period is before acquisition in a financial year and how much period of a financial year is after acquisition. मतलब प्री एक्विजिशन कितने मंथ्स थे एक साल के जो प्री एक्विजिशन के थे और कितने मंथ्स थे जो पोस्ट एक्विजिशन के थे. तो वो होता है हमारा टाइम रेशियो. तो यहाँ पे हमने 1 जुलाई 2010 को शेयर्स एक्वायर किए थे. तो प्री एक्विजिशन पीरियड यानी कि 1 जनवरी 2010 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक कितने मंथ्स होते हैं और 1 जुलाई 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक कितने मंथ्स होते हैं वो हमारे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा. तो प्री एक्विजिशन यहाँ पे 6 मंथ्स है बिकॉज Jan to 1st July is 6 months. Then 1st July to 31st December is also 6 months. That is why our post acquisition period is also 6 months. तो हमारा टाइम रेशियो हो गया 1:1. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो हम लोगों ने टाइम रेशियो फाइंड आउट ही इसलिए किया था बिकॉज वो हमें अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स के वक्त काम आ सकता है. ओके. तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला हम लोगों को बैलेंस शीट में दिया हुआ था जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व उन लोगों ने बैलेंस शीट में ही बोला था इट वाज मेंटेन्ड सिंस जनवरी 2003, राइट. तो जनवरी 2003 से है. तो क्या वो जनरल रिजर्व हमने हमारी मेहनत से कमाया है? द आंसर इज नो. ये जनरल रिजर्व एस लिमिटेड 2003 से मेंटेन करता आ रहा है. हमने तो शेयर्स 2010 में एक्वायर किया है. तो इसके लिए हम लोगों का खून पसीने का कमाई नहीं है. तो इसके लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. ओके. देन नेक्स्ट हम लोगों को बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पर लेकिन एक चीज़ है कि हमें ये भी बोला गया था कि हमने डिविडेंड भी पे किया है. जो हम लोगों ने पीछे वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया कि 30,000 हम लोगों ने डिविडेंड पे किया है, राइट. तो अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ कि होल्डिंग कंपनी क्या डिविडेंड पे करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को अलाउ करेगी एच लिमिटेड को कि जो प्रॉफिट एच लिमिटेड ने अपनी मेहनत से कमाया है उस प्रॉफिट में से तुम लोग डिविडेंड पे करो? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज वो डिविडेंड अल्टीमेटली पे भी किसको कर रहा है? एच लिमिटेड को. बिकॉज मैक्सिमम हिस्सा तो एच लिमिटेड के पास है शेयर्स का, तो वो पैसे भी उसको ही डिविडेंड के मिलेंगे, राइट. तो वो नेचुरली अपने प्रॉफिट्स में से तो अलाउ करेगा नहीं. तो इसके लिए हम लोग कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही हमेशा डिविडेंड भी पे करेंगे और बोनस भी इशू करेंगे. अच्छा, तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया था कि द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2010. दैट इज ईयर स्टार्टिंग में द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹50,000. तो जो डिविडेंड हम लोग पे करेंगे वो हम लोग नेचुरली एस लिमिटेड खुद के प्रॉफिट्स में से पे करेगा. तो अपने को इतना तो पक्का पता है कि ये जो 50,000 है ये तो पक्का एस लिमिटेड का ही प्रॉफिट है, इसमें एच लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है. तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हम लोग डिविडेंड इसमें से पे कर देंगे. तो 50,000 माइनस 30,000 डिविडेंड हमने पे कर दिया. तो रिमेनिंग 20,000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया बिकॉज ये ओपनिंग प्रॉफिट है. और हम लोग डिविडेंड वैसे भी यूजुअली डिविडेंड और बोनस उसी अमाउंट में से पे करते हैं जो अमाउंट कैपिटल प्रॉफिट में शोकेस होने वाला है. ओके. कभी भी हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट में जो अमाउंट जाने वाला है उससे नहीं करते. तो यही रीज़न है कि हम लोग ओपनिंग प्रॉफिट लेते हैं बिकॉज ओपनिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज द कैपिटल प्रॉफिट अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग एडजस्टमेंट दिया हो या ईयर के फर्स्ट डे पे ही शेयर्स परचेज किए हो और ये नहीं बताया कि ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे के पहले क्या प्रॉफिट था वगैरह वगैरह. तो इसके लिए हम लोगों ने ओपनिंग प्रॉफिट लिया 50,000 माइनस 30,000 क्या आ गया 20,000, राइट. हम लोग का बैलेंस शीट में दिया गया था कि हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 90,000. बैलेंस शीट में दिया हुआ है एस लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000, राइट. तो 90,000 में से 20,000 तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है ही है.
बिकॉज वो हम लोगों का ओपनिंग प्रॉफिट में से बचा है, तो 90 मतलब हमारे ओपनिंग प्रॉफिट में से जो 20,000 बचा है वो तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट ही है। तो बाकी का जो बचा उसमें से कितना कैपिटल और कितना रेवेन्यू कंसिडर करें, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो रिमेनिंग लिखा है और 90,000 माइनस 20,000 किया है, तो आ गया 70,000। तो 70,000 को अब किस में डिवाइड करें, तो 1:1 का रेशो यहाँ पर काम में आएगा जब भी ऐसा कुछ टाइम आएगा। तो यहाँ पर हमने 70,000 को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए हमारा रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 70,000, उसमें से 35,000 इज आर कैपिटल प्रॉफिट एंड 35,000 इज आर रेवेन्यू प्रॉफिट। दिस फिगर वी हैव अराइव्ड आफ्टर डिवाइडिंग 70,000 into 1:1 रेशियो। ओके, देन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हम लोगों ने पिछले बार पीछे वाले पेज पे फाइंड आउट किया था, 55,000 हमें मिला था। आई टोल्ड यू बिफोर दैट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट। Then next is depreciation. So depreciation is always deducted from the revenue profit. Revaluation profit is always the capital profit, but the depreciation on the revalued asset is always deducted from revenue profit. So this is the rule, जो आप कहीं पर भी लिख लो या याद कर लो। तो फिर हमने और अभी हम लोग कैपिटल प्रॉफिट का टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा 1,70,000 और यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट की जगह पे 32,500, दैट इज 35,000 माइनस 2,500। देन हम लोग दोनों भी प्रॉफिट्स को होल्डिंग माइनॉरिटी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3:1। तो 1,70,000 को 3:1 में डिवाइड किया तो होल्डिंग कंपनी का आया 1,27,500, माइनॉरिटी का आया 42,500 और 32,500 को हम लोगों ने 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया तो होल्डिंग कंपनी का आया 24,375 और माइनॉरिटी का आया 8,125। ओके, तो ये था हम लोगों का अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स का पार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों को नहीं समझा है तो आप लोग फिर से रिवाइंड करके देखो, रुक के 2 मिनट कैलकुलेशंस करो और ठीक से समझ के ही आगे बढ़ो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सम। देन नेक्स्ट वी हैव इज कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट हम लोग कैपिटल रिजर्व और गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों को बैलेंस शीट में मिल जाता है 99.99%। तो इस बार बैलेंस शीट में देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,40,000। उसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड किसका? ओनली एच लिमिटेड का, ओनली होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड, बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की किसकी बात हो रही है? एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है एस लिमिटेड में। तो डिविडेंड भी किसका माइनस करेंगे? एच लिमिटेड का। डिविडेंड माइनस करने का रीज़न ये है कि ये जो डिविडेंड एच लिमिटेड को मिलेगा एस लिमिटेड से, इसको एच लिमिटेड अपना प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर सकता, बिकॉज ये उसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो ऐसा कंसिडर करेगा कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिटर्न आ गया है, बिकॉज एस लिमिटेड अब उसकी ही सब्सिडरी है, तो उससे कोई भी मिलने वाला प्रॉफिट इज नॉट रियली अ प्रॉफिट फॉर एच लिमिटेड। तो डिविडेंड के केस में द डिविडेंड विल बी कंसिडर्ड एज कि हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर दिया गया है। तो 22,500 will be deducted from 2,40,000. Then cost of control. तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कितना पैसा एक्चुअली में हमें देना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कितना पैसा एक्चुअली में दिया है उस कंपनी को टू अक्वायर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। And cost of control may we find out that how much money should actually be given to that company in order to acquire controlling interest or the number of shares that we have acquired. ओके, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले तो आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ गया शेयर कैपिटल 1,50,000 जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था, होल्डिंग कंपनी का शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड।
देन कैपिटल प्रॉफिट्स, यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं आएगा बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पर शोकेस करते हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट्स हम लोग बैलेंस शीट में शोकेस करते हैं। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स दोनों हम लोग उनके इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का खाली कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,27,500। Okay, now you can see that the cost of investment is less than the cost of control। मतलब जितना पैसा हमने एक्चुअली में दिया है वो हमें एक्चुअली में जितना पैसा देना चाहिए था उससे कम है। मतलब हमें देने चाहिए थे 100 रुपये पर हमने दिए सिर्फ 80 रुपये ही हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व। अगर सपोज हमें अगर 100 रुपये देने हैं और हमने 120 रुपया दिया है तो कौन सा केस हो जाता है, गुडविल का। अगर 100 रुपये दिए हैं 100 रुपये देने हैं और 80 रुपये ही दिए हैं तो केस हो जाता है कैपिटल रिजर्व का। तो यहाँ पर भी कौन सा केस आएगा, कैपिटल रिजर्व का, बिकॉज जितने पैसे देने चाहिए तो उससे कम पैसे दिए। तो कैपिटल रिजर्व विल बी 2,77,500 माइनस 2,17,500। तो आंसर आया 60,000। सो आर कैपिटल रिजर्व इज ₹60,000। तो इधर से हम लोगों को हमारा मिल गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारा कैपिटल रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो टिल नाउ हम लोगों ने टाइम रेशियो क्या होता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है वो समझा, दैट इज व्हेन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज समवेयर बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। देन अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स सीखा, ऐसे केस में जहाँ पर डिविडेंड दिया गया हो और टाइम रेशियो का केस हो। देन नेक्स्ट हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का केस कभी आता है व्हेन देयर इज अ परचेज और सेल ऑफ स्टॉक बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सो हियर वी हैव बीन गिवन दैट एस लिमिटेड हैज़ परचेज्ड अ स्टॉक वर्थ ₹6,000 फ्रॉम एच लिमिटेड। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों का स्टॉक है एस लिमिटेड का, उसमें 6,000 का स्टॉक जो है वो उसने एच लिमिटेड से परचेस किया है और एच लिमिटेड ने उसको स्टॉक 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचा था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि अगर दो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स आपस में कोई बाइंग या सेल करेंगे, तो उसमें मैंने फादर और सन का एग्जांपल दिया था। तो अगर बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव आपस में बिजनेस करेंगे तो वो नेचुरली एक दूसरे से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एक दूसरे को देंगे। तो यहाँ पर भी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है। एच लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो यहाँ पर एच लिमिटेड उससे प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो उससे सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट सामान का बाइंग एंड सेलिंग करेगा। तो यहाँ पर जो 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट उन्होंने चार्ज किया है, क्या वो अब एच लिमिटेड को मिलने वाला है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सब्सिडरी तो उनका ही क्लोज रिलेटिव है, तो वो उससे पैसे कैसे कमाएगी, उससे प्रॉफिट कैसे कमाएगी? तो ये प्रॉफिट जो हो गया हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, बिकॉज दिस प्रॉफिट वी आर नॉट गोइंग टू बी रिसीविंग इन एनी टाइम इन फ्यूचर। तो दिस इज आवर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। So that is why we have to cancel this profit, and in order to cancel this profit first we need to find out कि जो 6,000 का हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें हमारा प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि कॉस्ट प्राइस अगर ₹100 होता है तो उस पर प्रॉफिट होता है 33.33%, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है 133.33 रुपीज़। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस होता है 133.33 रुपीज़, तब उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है 33.33। और तो फिर जब हमारा सेलिंग प्राइस 6,000 है तो उसमें हमारा प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड होगा? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 इंटू 33.3334, ऐसा लिखेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए बहुत सारे 3 और लास्ट में 4 इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो पॉइंट आए वो एक्यूरेट आए, मतलब हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए हम लोग कैलसी पे लेंगे 6,000 इंटू 33 पॉइंट बहुत सारे 3 और लास्ट में एक 4 डिवाइडेड बाय 133
0.33333 और लास्ट में एक 4, तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा ₹1500। तो ये 1500 हम लोग का क्या हो गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कैंसिल करेंगे उसको, जो हमने शायद इंक्लूड कर दिया होगा कि हमने इतने का सेल किया है तो इतना इतना प्रॉफिट आने वाला है, जो कि अब नहीं आएगा। तो इसके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। दूसरा हम लोग स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है यानी कि एस लिमिटेड, उसने अपने स्टॉक में पूरा का पूरा 6000 इंक्लूड किया होगा। उसमें से बाइफर्केशन नहीं किया होगा कि हमारा कॉस्ट कितना था और सेलिंग प्राइस कितना था, प्रॉफिट कितना था उसमें। तो इसके लिए उसने पूरा का पूरा 6000 इंक्लूड किया होगा स्टॉक में से, तो वहाँ से भी माइनस कर देंगे। देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हम लोग जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट्स रिजर्व्स है उन सबको कंसोलिडेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एच लिमिटेड का कितना प्रॉफिट था, 1,40,000। तो 1,40,000 यहाँ पर आ जाएगा एच लिमिटेड का। और रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट में। तो रेवेन्यू प्रॉफिट है अपना 24,375, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका टोटल हो जाता है 1,64,375 रुपीज़। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 1,500। दूसरा हम लोगों ने डिविडेंड जो है वो गलती से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था, तो वो डिविडेंड भी माइनस कर देंगे 22,500। तो इसका टोटल करेंगे ऐड माइनस करके, तो आ जाएगा 1,40,375। एकदम सिंपल था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इस बार तो। देन नेक्स्ट हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोगों का हमेशा का कंपलसरी वर्किंग नोट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा आता ही है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है, तो वो हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर दिया था, ₹50,000। देन रेवेन्यू प्रॉफिट्स वो भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है, ₹8,125। और कैपिटल प्रॉफिट्स का है 42,500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट दोनों आएगा। वो खाली होल्डिंग कंपनी के केस में कैपिटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बाकी माइनॉरिटी के केस में रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट दोनों ही हम लोग लायबिलिटी साइड में ऐड करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शोकेस करते हैं। तो ये आ जाएगा 1,0625 रुपीज़। तो ये यहाँ पर हम लोगों के सारे वर्किंग नोट ख़त्म हुए। नाउ लेट्स मूव टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी रखेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है इसकी। Okay, now let's start with the balance sheet. So first let's complete the liabilities side. तो liabilities side में सबसे पहला आइटम हमेशा आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसका आता है, होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल हम लोग हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में देखोगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख। देन जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज़ ओनली एच लिमिटेड का आएगा, बिकॉज एच लिमिटेड का पूरा हमने कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर किया था, बिकॉज इट वॉज मेंटेन सिंस 1 जनवरी 2003. So the entire 60,000 was considered as our capital profit. तो यहाँ पर जनरल रिजर्व में ओनली होल्डिंग कंपनी का 1 लाख आएगा। देन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट आइटम। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव फाउंड इन आवर वर्किंग नोट 12। तो कितना था, 1,40,375, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने सबसे लास्ट वाले वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया था,
तो वो है 1,06,25 रुपीज़, तो वो भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। देन बिल्स पेबल 40,000 एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। द रीज़न इज़ द बिल्स पेबल जो हमने एच लिमिटेड के फेवर में इशू किए थे वो सारे के सारे एच लिमिटेड ने डिस्काउंट कर दिए बैंक के साथ। तो इसी रीज़न से वी डू नॉट हैव एनी बिल्स रिसीवेबल इन द एसेट साइड ऑफ द एच लिमिटेड। तो जो जब हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कर दिए तो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त भी बोला कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, हेंस यहाँ पर म्यूचुअल डेप्थ कैंसिल नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में म्यूचुअल डेप्थ कैंसिल होगा। एच लिमिटेड का 80,000, एस लिमिटेड का 50,000, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,30,000। उसमें से माइनस करेंगे म्यूचुअल डेप्थ 20,000 जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। देन नेक्स्ट गुडविल, तो यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लायबिलिटी साइड में नहीं लिखा था। उसका रीज़न ये था कि हम लोग को एसेट साइड में क्या गुडविल दिया गया था। इन केस अगर कैपिटल रिजर्व आया है और अगर एसेट साइड में गुडविल दिया गया तो हम लोग वो गुडविल को उससे गुडविल में से कैपिटल रिजर्व को माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर गुडविल हम लोगों को दिया हुआ है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। उसको ऐड करेंगे तो आज हो जाएगा 70,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारा कैपिटल रिजर्व जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ ₹60,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 10,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग में वी डू नॉट हैव एनी एडजस्टमेंट, तो हम लोग एज इट इज़ बैलेंस शीट की वैल्यूज़ को ऐड करके लिख देंगे। तो एच लिमिटेड का 2 लाख, एस लिमिटेड का 1,30,000, आउटर कॉलम में आ गया 3,30,000। देन प्लांट एंड मशीनरी में 1,60,000, एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का 90,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,50,000। देन उसमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोगों का हुआ था 55,000, तो वो ऐड किया तो आउटर तो नीचे आ जाएगा 3,05,000। उसमें से माइनस डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन हम लोग ने कितना फाइंड आउट किया था 2,500, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 3,02,500। देन डेटर्स 20,000, 75,000 ऐड किया 95,000 आ गया। उसमें से म्यूचुअल डेप्थ 20,000 माइनस होगा तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 75,000। देन कैश एंड बैंक नेक्स्ट आइटम है हम लोगों का एसेट साइड का, तो उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली हम लोग ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 60,000 और 25,000 को। एच लिमिटेड का 60,000 और एस लिमिटेड का 25,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 85,000। ओके, नाउ अगर जब हम लोग लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल निकालेंगे तो आर सम विल टैली एट 9,91,000। इफ़ यू गाइज वांट तो कैलसी पे ट्राई करके देखो, आर सम इज गेटिंग टैली एट 9,91,000। Okay guys, now so that's it for today. We are done for today. Today I have covered a quite lengthy sum. I know it would be little difficult at first time to understand the sum, but I have tried my best to explain you guys the things. And I'll make one more video on this chapter holding company, and उस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जितने भी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने अब तक सॉल्व किए हैं उसको हम लोग और एक बार समझ सके और एक बार सीख सके और थोड़ी और एक दो टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सम्स कर सके। तो और एक वीडियो होगा होल्डिंग कंपनी का। देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, देन विल फोकस ऑन अदर चैप्टर्स। इफ एनी सजेशंस रिलेटेड टू टॉपिक्स then you all can give me in the comment section, and till then have a great time and be safe and enjoy.